तो चलिए जहां हमने कल छोड़ा था फिर से वहीं से शुरू करते हैं। कल हमने देखिए हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेज़रमेंट, यानी कि भौतिक राशियां और उनका मापन। ये चैप्टर हमने शुरू किया था और कल हम जहाँ तक पढ़े थे थोड़ा सा हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर आज ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। वो होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है अदिश राशि और दूसरी कौन सी होती है? सदिश राशि। अदिश राशि में हमने क्या देखा था कि इनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल परिमाण ही पर्याप्त होता है। उदाहरण स्वरूप हमने देखा था द्रव्यमान हो गया, उदाहरण स्वरूप हमने देखा था घनत्व हो गया, डेंसिटी जिसको कहते हैं, द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, दूरी हो गई, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है ये हमने कल देखा था, चाल हो गई, करंट हो गई, विद्युत धारा जिसको कहते हैं करंट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं कल डिस्कस करना भूल गया था कि करंट जो होती है वो भी हमारे पास क्या है, जो करंट होती है यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा जो होती है ये भी हमारे पास एक अदिश राशि है, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फिर भी ये क्या है, एक अदिश राशि। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अदिश राशि के लिए 2 क्राइटेरिया, परिमाण डायरेक्शन के साथ साथ जोड़ के त्रिभुज नियम यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये करंट जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी जोड़ के त्रिभुज नियम को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट क्या है, एक अदिश राशि है। ये हो गया। फिर हमने देखा था सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वो थी जिनको बताने के लिए हमको क्या, किस चीज़ की जरूरत पड़ती थी, जिनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती थी। सदिश राशि में हमने देखा था विस्थापन हो गया जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेग हो गया जिसको वेलोसिटी बोलते हैं, संवेग हो गया जिसको मोमेंटम बोलते हैं, संवेग जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, त्वरण हो गया एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं, और विद्युत धारा घनत्व ये होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है I/A। ठीक, ये बाद में पढ़ेंगे। करंट डेंसिटी यानी कि करंट बटे जब हम क्षेत्रफल कर देते हैं तो उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट यानी विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल जिसको हम क्या कहते हैं, एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, जबकि करंट क्या है, एक अदिश राशि है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। करंट क्या चीज़ है, ये अदिश राशि है, जबकि तुम्हारे पास जब ऐसा लिखा जाए करंट डेंसिटी तो वो सदिश राशि है। करंट डेंसिटी जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विद्युत धारा और इसको कहते हैं विद्युत धारा घनत्व। क्या कहते हैं, विद्युत धारा घनत्व। ये हमारे पास क्या सदिश राशि है। तो ये चीज़ें पढ़ ली थी। फिर हमने देखा था क्या देखा था, फिर हमने विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। 7 जो फंडामेंटल यानी मूल राशियाँ थी, 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी थी उनको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी। वो क्या थी, LMKT। ठीक, LMKT था। डिटेल में पढ़ना तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अगर उसको आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को शुरू करिएगा। तो 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स थी कौन कौन सी थी, LMKT हो गया। ये तो 4 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विमीय सूत्र निकालने में इनका इस्तेमाल करेंगे हम। बाकी अपने पास 3 कौन कौन से आ जाते हैं, कैंडेला हो गया, मोल हो गया और एम्पियर हो गया। विद्युत धारा के लिए ये हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मात्रा के लिए। और ये कैंडेला क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। फिर अपने पास ये आ जाता है ये लेंथ यानी लंबाई के लिए, मास द्रव्यमान के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, और ये टाइम था समय के लिए। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियाँ हमारे पास थी। फिर उसके बाद हमने देखा था 2 जो होती हैं, 2 संपूरक, इसको मैंने कल बताया नहीं था। 2 संपूरक राशियाँ भी होती हैं। 2 संपूरक राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो अपने पास है, एक होती है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। जब हम ये 3D एंगल के लिए होता है। 3D एंगल मतलब क्या हो गया, 3D कोण के लिए। 3D कोण को कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कोण हो गया, पेपर को ऐसे घुमाया तो ये बीच में जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं 3D। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करें अगर रेडियन की, तो ये 2D में जो एंगल होता है, 2D का जो कोण होता है उसको कहते हैं।
जैसे ये हम जानते हैं, ये बीच वाला जो कोण हो गया इसको बोलते हैं, ये इसको मेजर किस में किया जाता है, रेडियन में। लेकिन अक्सर हमने देखा होगा इसको हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। तो हमको ये कन्वर्जन याद करना होगा। ये मान लीजिए 20 डिग्री है, तो ये डिग्री में मेजर करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमको एक कन्वर्जन याद रखना होगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। ठीक, तो 20 ये हो जाएगा। तो फिर आप 20 डिग्री का निकाल सकते हैं, 20 गुणे पाई बटे 180, ये चला जाएगा 2 9 18, यानी कि पाई बाई 9 रेडियन आ जाएगा। तो केवल आपको याद क्या रखना है कि 180 इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। 180 इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे फिर हमने देखा था व्युत्पन्न राशियाँ। अब हमको यहाँ से देखिए पढ़ना है, मेन क्लास अब यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमको क्या देखना था, व्युत्पन्न राशियाँ। हमने कुछ व्युत्पन्न राशियों को देखा था, उनका विमीय सूत्र भी लिखा था। आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, देखिए डिराइव्ड पढ़ लिया, इन्हीं को क्या बोलते हैं, नहीं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़। हमने देखिए पढ़ लिया फंडामेंटल 7 थी, 2 क्या थी, सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक राशियाँ थी। बाकी जितनी भी बचती हैं वो सभी क्या व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब अगर हम व्युत्पन्न राशि में हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया था। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब हो गया एरिया, जिसको हम बोलते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमने देखा था इसको मीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी मीटर से। मीटर यानी लंबाई के लिए यल जो विमीय सूत्र होता है, और यहाँ पर भी होता है यल। अब यल गुणे यल क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो विमीय सूत्र आता है एरिया का वो होता है एल स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने वर्क का भी निकाला था, यानी जूल का जो होता है वो भी हमने निकाला था। जूल का क्या था, ml स्क्वायर टी के पावर -2। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको जरूर देख लीजिएगा। जूल ये किसकी यूनिट है, ये वर्क की भी यूनिट होती है, और साथ ही साथ ये एनर्जी की भी यूनिट यानी कि ऊर्जा की भी यूनिट होती है, और साथ ही साथ कार्य की भी यूनिट होती है। कौन, जूल। ml स्क्वायर टी के पावर -2 ये क्या होता है, इसका विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कल। अब आज हम देखेंगे क्या, 2-4 और देख लेते हैं। जैसे अपने पास आ गया संवेग। संवेग का जिक्र जो है न्यूटन के दूसरे नियम में आता है, और इसी का रेट जब निकालते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का अगर हमको रेट निकालना होता है तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, किसी चीज़ का रेट निकालने के लिए उसे समय से भाग कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग का जो चेंज होने का जो रेट है समय के साथ, उसी को हम बल कहते हैं। तो संवेग का जिक्र कहाँ पर आता है, न्यूटन के सेकंड नियम में, जो कि होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। P बराबर होता है मास इंटू वेलासिटी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग हो गया। और संवेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट यानी कि सदिश राशि, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर ऐसे तीर बनाया जाता है। जब सदिश राशि को हम बताते हैं तो उसके ऊपर ऐसे तीर बना देते हैं। ठीक, कोई वेक्टर होता है तो उसको ऐसे बना देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कम करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्या, मोमेंटम यानी P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। ये फार्मूला हमको याद रखना है। अब मास के लिए क्या यूज किया जाता है, मास के लिए क्या यूज किया जाता है, यम, विमीय सूत्र। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है दूरी या फिर इसको कहते हैं विस्थापन बटे समय यानी कि टाइम। विस्थापन किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो मीटर के लिए क्या यूज होता है, यल, और यहाँ सेकंड है यानी कि उसके लिए क्या यूज करेंगे, टी। तो मोमेंटम का जो विमीय सूत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, यम गुणे यल बटे टी। आपने कल पढ़ा था कि इसको कैसे सॉल्व करना, टी जब ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा यम यल टी के पावर -1 हो जाता है। ये अपने पास आ जाता है मोमेंटम का विमीय सूत्र आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या सीखना है, सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कि क्या होता है, मात्रक पद्धतियाँ। कितनी मात्रक पद्धतियाँ हैं, जैसे FPS हो गया, CGS हो गया, MKS हो गया, और SI सिस्टम। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जैसे कि ये जैसे कुछ यूनिट देखेंगे और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम मात्रक पद्धतियाँ यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं। तो चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं हम क्या, मात्रक पद्धतियाँ। या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
अब देखिए इसमें हमने हमको कितने सिस्टम देखने। सबसे पहला जो था वो था MKS सिस्टम, दूसरा अपने पास आता है CGS सिस्टम, तीसरा अपने पास आता है FPS सिस्टम, और चौथा और जो सबके द्वारा मान्य है SI सिस्टम। सबसे पहले MKS सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि जो लंबाई होगी मीटर में मेजर करी जाती थी, वेट यानी द्रव्यमान किलोग्राम में, और जो टाइम था वो सेकंड में। CGS मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो यहाँ पर लंबाई सेंटीमीटर में मेजर करी जाती है, वेट ग्राम में, और जो टाइम है वो सेकंड में। FPS मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकंड। और SI सिस्टम की बात करें तो ये जो है, अब जो करंट वर्जन है, जो करंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो SI ही है। ये इन सबको क्या कर दिया गया, इन सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी अभी चल क्या रहा है वो SI चल रहा है। 1960 में इसको लिया गया था, सन 1960 में। उसके बाद से SI सिस्टम हर जगह मान्य है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है SI सिस्टम। तो ये 1960 से चल रहा है। यहाँ पर मीटर किलोग्राम, ये LMKT जो पीछे हम जितना भी पढ़े वो सभी क्या है, SI सिस्टम में ही मेजर किया जाता है। तो ये थे बेसिक चीज़ें, बस इतना ही जानना था इसके बारे में, हमको कुछ और नहीं जानना था। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की, और उसमें सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेंथ, ठीक, लंबाई के मात्रक की। तो लंबाई मापने के लिए जो सबसे बड़ी दूरी है, जैसे बड़ी बड़ी दूरी हैं, जैसे सबसे पहला अपने पास क्या आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हिंदी में कहा जाता है खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, ठीक। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, AU, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, AU से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सन, और यहाँ पर कहीं अर्थ है। अब हमको पता है अर्थ जो होता है वो सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एपोजी और पेरिजी करके दो टर्म आते हैं, जो वहाँ पर पढ़ेंगे, हिंदी में भी उसका मतलब क्या होता है वहाँ पर सीखेंगे। तो ये सूर्य होगा, ये अर्थ हो गया, ठीक। अब अर्थ कहीं पर बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे ठंडियों में होता है, कहीं बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है सूर्य के, जैसे गर्मियों में होता है। तो ये कोई बराबर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच के औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अब ये मीटर में कितना होता है इसको देख लेते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.4 × 10⁻11 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.4 × 10⁻11 मीटर होता है। या फिर इसको हम याद करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली जो कह सकते हैं 1.1 × 10⁻11 मीटर, सिंपली इतना कह सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं पारसेक, या उससे पहले देख लेते हैं लाइट ईयर। दूसरा अपने पास आता है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्रकाश के द्वारा इसको, लाइट ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो लाइट ईयर मतलब क्या होता है, प्रकाश के द्वारा साल भर में चली गई दूरी को, इसी को क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। अब हमको सभी को पता है कि जो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो स्पीड होती है, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है।
अब हमको मान लीजिए लाइट ईयर निकालना है, यानी प्रकाश वर्ष निकालना है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा प्रकाश की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गुणे साल भर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं। तो 24 गुणे 365 कर देंगे तो एक साल में इतना घंटा आ गया। 60 से गुणा कर देंगे तो इतना, साल भर में इतने मिनट होते हैं। और साल से गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इतना सेकंड। यानी कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं, 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60, 365 दिन होते हैं एक साल में। 24 से गुणा किया तो घंटे में बदल गया, 60 से गुणा किया क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा किया तो मिनट में आ गया। और एक मिनट में 60 सेकंड होता तो 60 गुणे 60 यानी 3600 सेकंड आ गया। तो एक साल में इतने सेकंड होते हैं, कितने, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक साल में इतना सेकंड होता है। अब प्रकाश की चाल इतनी है और इतना सेकंड है, सेकंड से सेकंड जब कट जाएगा और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, वो होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। ठीक, 10⁻15 मीटर होती है। अब अगर एक मोटा मोटा खाका लिया जाए, देखिए समझने के लिए, तो क्या हो जाएगा, अपने पास 8 पावर यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ, तो 2 10 हो गया। यहाँ पर एक मान लीजिए 11 हो गया, 12 13 हो गया। और जब 3 त्रिक 9 दूनी 18 करेंगे तो 14 15 अपने पास लगभग आ जाएगा। तो ये हमारे पास सही होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश के द्वारा साल भर में इतनी दूरी चली जाती है। तो प्रकाश वर्ष अगर कहीं पर आपको दिया जाए तो ये किसकी यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है, यानी लंबाई की यूनिट है। यानी इसको हम एक्चुअल में कहते हैं जो खगोलीय दूरी होती है, जो मतलब कि जो हम स्पेस के लिए यूज करते हैं, उसमें लेंथ को मेजर करने में, उसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। अगला अपने पास आता है पारसेक। अगला अपने पास क्या है, पारसेक है। पारसेक को हम क्या कहते हैं, पारसेक का, इसको हम पारसेक ही, हिंदी में पारसेक ही कहते हैं। ठीक, पारसेक का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको हम कहते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड कहते हैं। ये इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए हम यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं, ठीक, और ये कोई 2 ग्रह है, ये मान लीजिए ग्रह नंबर 1, ये ग्रह नंबर 2 है। जब इन दोनों ग्रहों के बीच की जो दूरी है वो कितना हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, और ये यहाँ से जो देख रहा है, पृथ्वी से कोई इंसान मान लीजिए देख रहा है, उसके आँख पर 1 सेकंड का, जैसे देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जब हम कोण पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में ये दिया जाता है, 1 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर क्या हो, 1 सेकंड का कोण बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, तो ये जो दूरी होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, 1 पारसेक कहलाएगी। ठीक है, एक्चुअली में ये हमने इतना बड़ा बनाया है, जब हम दूर की चीज़ों को देखेंगे तो ये डिस्टेंस बहुत कम नज़र आती है और ये सीधा सीधा ऐसे ही नज़र आता है। तो ये एवरेज मान लीजिए ये इसमें सटा हुआ नज़र आता है, 1 सेकंड जो एंगल होता है बहुत कम होता है। तो ये हो गया। तो मतलब क्या है कि पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है। पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है, उसको हम बोलते हैं पारसेक। अब हम जब इसको बाद में, जैसे देखिए जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है आर्क, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन रेडियस, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस हो गया। ठीक, तो हमारे पास रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, रेडियस बराबर आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटे जो कोण है। तो कोण को यहाँ पर किस में रखना है, रेडियन में रखना है, कोण को रखना है रेडियन में। और तब जो ये सब सॉल्व करने के बाद ये जो है, जो वैल्यू अपने पास आती है, जो हमको याद भी करनी है, वो क्या आएगी, तो वो आएगी 1 पारसेक इक्वल टू होता है कितना, 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3 × 10⁻16 मीटर। क्या होता है, 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ये होता है 1 पारसेक। 1 लाइट ईयर बराबर क्या था, 1 लाइट ईयर बराबर अपने पास क्या था, 9.46 × 10⁻15 मीटर था। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या था अपने पास, वो था
1.4 इंटू 10⁻11 मीटर था। तो ये सारी वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए कन्वर्जन के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कुछ यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे अपने पास आगे आता है बैरल। तेल आजकल महंगा हो गया, तो बैरल नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तेल की मात्रा को कहते हैं। और एक बैरल बराबर क्या होता है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। ठीक, ये बस इतना ही याद करना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपने पास आता है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल का इस्तेमाल करते हैं। 0.012 किलोग्राम कार्बन में जितने अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, जितने परमाणु होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। ठीक, एक मोल बराबर क्या होता है, 0.012 किलोग्राम कार्बन में जितने परमाणु हैं उनको हम एक मोल कहते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है उसको देख लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है, एक मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इसको। अब आगे देखिए, एक मोल, मान लीजिए जैसे हमने कहा कि एक मोल पेन मेरे पास है, एक मोल पेन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 पेन है मेरे पास। ठीक, एक मोल का मतलब यही होता है। तो ये यहाँ पर एक मोल हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपने पास आता है डॉब्सन। डॉब्सन एक फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि हम इससे क्या मेजर करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज प्रेजेंट होती हैं उनकी जो मोटाई है, उनकी जो थिकनेस है, उसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉब्सन का। जैसे ओजोन आपने सुना होगा, गुड ओजोन कहाँ पर पाई जाती है, तो ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और इसको हम मेजर करते हैं डॉब्सन से। एक डॉब्सन बराबर क्या होता है, एक डॉब्सन बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर होता है एक डॉब्सन बराबर। और हम जानते हैं ओजोन जो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है उसकी जो थिकनेस होती है वो 3 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक, इसके बीच में पाई जाती है। तो कितना डॉब्सन, इसकी जो थिकनेस है डॉब्सन में, अगर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जन यहाँ से कैसे करना है। तो लगभग वो कितना होता है, 300 से 400 डॉब्सन होता है। ठीक, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 100 डॉब्सन हो जाएगा यहाँ से, और तो 3 में ये आ जाएगा। ठीक, ये हो गया डॉब्सन, यानी कि जो ओजोन की थिकनेस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, गैसों की थिकनेस मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डॉब्सन कहते हैं। एक अपने पास आता है थर्म। थर्म जो है किसका मात्रक है, इसको याद रख लीजिए केवल कि थर्म जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, अगला अपने पास एक आता है, जैसे आपने सुना होगा वाट। वाट सुना, कितने वाट का बल्ब है, इतने वाट का बल्ब है, ये सब। ठीक है, तो वाट सबसे पहले किसका मात्रक है, ये मात्रक है शक्ति का। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर। अब वाट बराबर क्या, जैसे कई लोग कहते हैं ना वाट लग रही है, तो वाट मतलब क्या होता है, वाट मतलब होता है जूल पर सेकंड। जब समझिए आपकी वाट लग रही है मतलब जूल पर सेकंड एनर्जी खत्म हो रही है। ठीक है, तो मतलब एक वाट बराबर क्या होता है, एक वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। जैसे मान लीजिए कहा गया कि जो बल्ब है वो 10 वाट का है, 10 वाट का बल्ब है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बल्ब है वो 10 जूल एनर्जी हर सेकंड खत्म करेगा। 10 जूल एनर्जी हर सेकंड खत्म कर रहा है, इसलिए वो 10 वाट का बल्ब है। ठीक, तो ये अपने पास होता है वाट, जो किसका है यूनिट, जो कि शक्ति का यूनिट है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, ये भी हमने याद कर लिया। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है। अब एक आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर, ये आपने सुना होगा। वाट किसकी यूनिट है, शक्ति की, लेकिन किलो वाट आवर किसकी यूनिट है, ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई है। अब देखिए समझते हैं इसको। किलो वाट मतलब क्या हो गया, किलो मतलब क्या होता है, जब भी कहीं पर आपके पास किलो आए तो उसका मतलब है उसमें 10 के घाते 3 से गुणा करना है, यानी कि 1000 से। जब भी कभी आपके पास मेगा आए उसका मतलब है 10 के घाते 6 से गुणा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि
कहीं पर आपके पास दिया गया है कि 1 किलो वाट दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया 10⁻³ वाट हो जाएगा। जैसे आपके पास कहीं पर दिया गया है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट दिया गया है, तो 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा 10�6 वाट हो जाएगा। तो ये अपने पास होता है मेगा और किलो, ठीक है। इसी तरह से अपने पास आता है पीको, पीको मतलब होता है 10⁻12, फेमटो 10⁻15, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। किलोवाट आवर की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमने समझ लिया था किलो, मेगा, फेमटो, पीको ये सब क्या होता है। तो किलोवाट आवर मतलब क्या हो गया 10⁻³ वाट, ठीक है। तो अभी देखिए समझ रहे थे हम किलोवाट को, यहाँ पर क्या है वाट, वाट शब्द आया तो मतलब क्या हो गया जूल पर सेकंड हो गया। अब ये सेकंड क्या है टाइम ही तो है, टाइम ही है, गुणे क्या करना है आवर करना है, आवर भी क्या है एक टाइम ही है, तो टाइम से टाइम कट जाएगा और अल्टीमेटली जो अपने पास बचेगा वो क्या बचेगा जूल बचेगा, और जो कि मात्रक किसका है ऊर्जा का। इसलिए किलोवाट आवर जो होता है वो किसका मात्रक होता है, वो मात्रक होता है ऊर्जा का, ठीक। किलोवाट आवर किसका मात्रक होता है ऊर्जा का, क्योंकि जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास अल्टीमेटली जूल आता है, और जूल जो कि किसका मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है। अब चलिए देखते हैं आगे कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हमको निकालना हो तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में 1 किलो मतलब पर किलोवाट जैसे खर्च हो रहा है, जैसे 10⁻³ इंटू 1 जूल पर सेकंड इंटू आवर, यानी कि 60 गुणे 60 किस मल्टीप्लाई किया मिनट के लिए और 60 मल्टीप्लाई किया सेकंड के लिए, तो ये हो गया 3600 गुणे 10⁻³ और अल्टीमेटली अपने पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाता है। ये होता है 1 किलोवाट आवर का। जो घर में बिजली आती है तो यूनिट वहीं से बनाया जाता है इससे, ठीक। अब चलिए आगे हमने यहाँ तक देख लिया। इसी तरह अब छोटी छोटी चीज़ें जैसे कूलाम्ब क्या होता है, ठीक, कूलाम्ब लिखते हैं इसको। तो कूलाम्ब किसकी यूनिट है, ये होती है आवेश यानी कि चार्ज की यूनिट है, ठीक। इसी तरह से अपने पास आ जाता है वोल्ट विभवांतर की यूनिट है, ओम जो कि किसकी यूनिट है विद्युत प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है ओम, किसकी यूनिट है विद्युत प्रतिरोध की यूनिट है ओम। तो ये सारी चीज़ें अपने पास होती हैं। अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रेशर पर, ठीक। किस पर बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं हम प्रेशर पर। प्रेशर कन्वर्जन क्योंकि बहुत जगह पूछा जाता है, तो अब हम जा रहे हैं किस पर बात करने, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर पर। प्रेशर की बात करें तो हम सिंपली इसकी कौन कौन सी यूनिट है, जैसे एटीएम में इसको नापा जाता है, बार में नापा जाता है, टॉर में नापा जाता है, mm/Hg में नापा जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं अपने पास, ये सारी यूनिट किसकी हैं प्रेशर की। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपको बार लिखा मिल जाए, टॉर लिखा मिल जाए, mm/Hg लिखा मिल जाए, एटीएम लिखा मिल जाए, तो ये सारी किसकी यूनिट है, ये सारी यूनिट है प्रेशर की। किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है, समझते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कन्वर्जन देख लेते हैं। 1 ATM बराबर क्या होता है 760 mm/Hg। 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mm/Hg। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए जो 1 ATM मतलब क्या होता है कि जो अपने पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ATM क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवाएं हैं, जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, उनके द्वारा जो हम पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं 1 ATM। तो 1 ATM बराबर 760 mm/Hg होता है। अच्छा, एक होता है पास्कल भी होता है, उसको भी याद कर लीजिए पास्कल, या फिर इसी का एक और यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर। ये सारी यूनिट किसकी है प्रेशर की है। देखिए 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर होता है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर को ही क्या कहा जाता है पास्कल कहा जाता है। ये तो एक नंबर। दूसरा बात करें तो 1 ATM बराबर क्या होता है, 1 ATM इक्वल टू होता है 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। हम पास्कल को ही क्या कहते हैं न्यूटन पर मीटर कहते हैं, पास्कल को PA से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसी को हम कह देंगे 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर कह देंगे। तीसरा अपने पास क्या आता है, तीसरा अपने पास आता है 1 ATM बराबर 1
ATM बराबर अप्रॉक्सीमेटली जो होता है वो 1 बार के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली करें तो ये हो जाएगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहीं पर अपने पास आता है एक टॉर। तो एक टॉर बराबर क्या होता है, 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ hg। मतलब कि ये है कि टॉर ही mm ऑफ hg है। एक यहीं पर और देख लेते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ hg होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 760 टॉर भी तो कह सकते हैं। तो ये सारे प्रेशर के यूनिट हैं। अब समझते हैं 760 mm ऑफ hg मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास क्या है कि मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें हमने भरा है मरकरी यानी कि पारा, और एक परख नली इसमें लाकर रख देते हैं यानी कि टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पर वैक्यूम रहने देते हैं। तो सरफेस से जितना ऊपर जाता है मरकरी, कितना जाता है, 760 mm जाता है। ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर से ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं 1 ATM। अब हमारे पास यहाँ पर लगभग सभी जो अपने पास इकाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे अपने पास एक बच रहा था, वो क्या था, हार्स पावर। हार्स पावर हम इंजन को बताने के लिए करते हैं। तो 1 हार्स पावर इसको HP से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इक्वल टू होता है 746 वाट। और ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, शक्ति की यूनिट है। ठीक, किलोवाट घंटा हमने सीख लिया। अब एक चीज़ यहीं पर हमारे पास आती है, सोनार और रेडार। सोनार और रेडार एंड रेडार। सोनार जो होता है, जो पानी के जहाज होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, और रेडार जो होते हैं हवाई जहाज़ों के लिए। और देखिए सोनार में क्या होता है, मान लीजिए ये जहाज़ जा रही थी और उसको जो है यहाँ पर कोई पत्थर है और उसको गहराई पता करनी है, तो क्या करेगा, यहाँ से सोनार सिस्टम वेव भेजेगा, साउंड वेव नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। कितना टाइम लगा इसको पता करना रहता है। और फिर क्या होता है कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड, साउंड की स्पीड हमको पता रहती है, और इनटू टाइम कर देते हैं। तो हमारे पास कितने गहरा है वहाँ पर, ये हम पता कर सकते हैं सोनार सिस्टम के थ्रू। सेम ये सिस्टम यूज कौन करता है, रेडार यूज करता है। चलिए इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। सोनार मतलब क्या होता है, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जबकि रेडार का क्या होता है फुल फॉर्म, उसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, तो ये अपने पास सोनार और रेडार भी हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, जैसे कुछ मीटर होते हैं जो मेजरमेंट। तो हमने यहाँ पर देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं मेजरमेंट की, मापन की। तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके नाम जान लेते हैं, कौन किसको मेजर करता है। जैसे अपने पास आता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर किसको मेजर करता है, ध्वनि को मेजर करता है, ध्वनि की तीव्रता को। इसी तरह होता है अपने पास मैनोमीटर। मैनोमीटर किसको मेजर करता है, प्रेशर को, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, दाब। इसी तरह अपने पास आता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, जो कि किसको मेजर करता है, रक्तदाब को। और ये कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक, इसी तरह से पायरोमीटर एक होता है, पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो उच्च ताप को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और आगे की जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज हम अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।